हे भगवान, सुबह के 7 बजने को आए हैं और यह महारानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे आज चाय मिलेगी या नहीं? मुझे तो लगता है खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी। इस बुढ़ापे में अब ये नौबत आ गई है कि 2 घूंट चाय के लिए भी मैं चिल्लाती रहूं। इस घर में है कौन मेरी सुनने वाला? सरला जी की कड़कती हुई तेज आवाज़ सुनते ही उनका बेटा आशीष नींद में ही काँप उठा और उसकी नींद खुल गई। वैसे तो सरला जी की तेज आवाज़ सुनने की उसे भी आदत सी हो गई थी। रोज रोज घर में होने वाली इस महाभारत का वह आदी हो चुका था। आंख खुलते ही आशीष ने घड़ी की ओर देखा। अभी 7 भी पूरे नहीं बजे थे और सरला जी ने सुबह सुबह अपनी बहू को प्रवचन सुनाने शुरू कर दिए थे। थोड़ी देर में आशीष उठकर बाहर आया और सरला जी के पास चारपाई पर बैठ गया। फिर बोला, क्या हुआ माँ? आप रोज ही सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं। क्या करूँ बेटा, जब तक सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती नहीं हूँ तब तक तेरी बीवी अपने कमरे से बाहर कहाँ निकलती है? तू ही बता, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह से अपने गुणगान सुने बिना तेरी बीवी मीरा शांति से एक कप चाय बनाकर मुझे दे दे? हालांकि सरला जी ने यह सब बातें बड़े गुस्से में आकर कही थी, लेकिन कहने का अंदाज ऐसा था कि सुनते ही आशीष मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी दबाने लगा और फिर बोला, लेकिन माँ, अब इसमें गलती तो तुम्हारी ही है। अपनी बहू को सही तरीके से काम करना सिखाया होता तो आज इस तरह चिल्लाने की नौबत क्यों आती? अरे मैंने तो उसे सारे काम अच्छे से करने सिखाए थे। अब समझने वाला ही ना समझे तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे तो भाग ही फूट गए जो 20 साल पहले इस महारानी को अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आई। अब तेरे सामने की ही बात है, तेरी बहन रीना, उसे भी तो घर का सारा काम करना मैंने ही सिखाया था। कितनी चुस्ती से दौड़ दौड़ कर घर के सारे काम कर देती थी। ससुराल में जाकर भी उसने हम लोगों का नाम रोशन किया है। अरे ससुराल के सभी लोग उसका काम देखकर दंग रह गए थे और यहाँ तेरी पत्नी है जिससे सलीके से एक काम तक नहीं होता। अगर बहू की माँ ने भी उसे घर का काम करना सिखाया होता तो आज यहाँ बैठी मैं अपनी किस्मत का रोना ना रो रही होती। अभी सरला जी ये सब बातें बोल ही रही थी कि उनकी बहू मीरा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई। हालांकि उसने सरला जी की बातें सुन ली थी, लेकिन बिना कुछ बोले मुंह बनाकर रसोई घर में चली गई। लो आ गई आपकी बहू रानी, फिर मत कहिएगा कि काम नहीं करती मेरी पत्नी, आशीष ने मजाक के अंदाज में कहा। तो बहू को कोसती सरला जी का रिकॉर्ड फिर से शुरू हो गया। तू तो कुछ बोल ही मत, जोरू का गुलाम कहीं का। मेरी शादी हुई थी तो गज भर का घूंघट करवाया था तेरी दादी ने मुझसे और मैं उनकी हर एक बात मानती थी। यही संस्कार मैंने अपनी बेटी रीना को भी दिए हैं। लेकिन यहाँ तो घूंघट करना तो दूर, अपने बड़ों के सामने सर पर पल्लू तक नहीं रखा जाता। सरला जी ने फिर से बोलना शुरू किया तो आशीष समझ गया कि अभी बेटी की तारीफ और बहू की आलोचना का कार्यक्रम लंबा चलेगा, इसलिए वह वहां से चुपचाप उठ गया। आज उसे ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी से तैयार होकर आ गया। फिर जूते पहनते हुए बोला, अरे मीरा, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? बस 5 मिनट और, मीरा ने तेजी से हाथ चलाते हुए कहा। तो आशीष बोला, अरे इतनी देर से रसोई घर में क्या कर रही हो? जल्दी से नाश्ता दो, मुझे जल्दी निकलना है। बहुत देर से सासू माँ की तीखी बातें सुनते सुनते मीरा पहले ही अपना आपा खो चुकी थी। अब पति की बात सुनी तो उसे अपना सारा गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। सांस पर व्यंग करती हुई अपने पति से बोली, हाँ हाँ, रसोई घर में तो बिस्तर लगा है ना, जहाँ मैं आराम फरमा रही हूँ। मैं तो ठहरी निपट निठल्ली, मुझे क्या पता खाना कैसे बनाया जाता है। इतना कहते हुए मीरा नाश्ता लेकर बाहर आई और आशीष के सामने पटक कर अपनी सासू माँ को गुस्से भरी निगाह से देखते हुए वापस रसोई घर में चली गई। यूँ तो आमतौर पर सास बहू की बातों में बेटा फंसकर रह जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। आशीष को अपनी माँ और पत्नी की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि ना तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही पत्नी। एक पल झगड़ती है तो दूसरे ही पल पहले जैसी हो जाती है। 20 वर्ष पहले सरला जी अपने बेटे आशीष के लिए अपनी पसंद की लड़की मीरा को चुनकर लाई थी। आशीष और मीरा का एक बेटा और एक बेटी है। मीरा ने ससुराल आने के बाद अपनी हर एक जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाई थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू के कामकाज में मीन मेख निकालने की सरला जी की आदत बन गई थी। जैसे ही बहू की छोटी सी भी गलती नजर आती
तो वह किसी परंपरागत सास की तरह उस पर बरस पड़ती। दरअसल उन्हें अपनी बेटी की तारीफ करने का कुछ ज़्यादा ही शौक था, जिस कारण वह अपनी बहू को आते जाते ताने और उल्हाने देती रहती थी। मीरा जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया करती थी, परंतु जब सहन शक्ति खत्म हो जाती तो इसी तरह अपना गुस्सा अपने पति पर निकाल लिया करती और आशीष चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। सरला जी को आस पड़ोस में सरला काकी के नाम से जाना जाता था। पूरे मोहल्ले में छोटे बड़े सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। आस पड़ोस में शादी विवाह हो, कोई उत्सव हो या कोई भी शुभ कार्य, उनसे सलाह न ली जाए ऐसा तो कभी संभव ही नहीं होता था। मोहल्ले के सभी लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, परंतु बहू के मामले में उनकी जुबान अक्सर फिसल जाया करती थी। आशीष थोड़ी देर में नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही घर पर फ़ोन की घंटी बजी। सरला जी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो माँ, मैं रीना बोल रही हूँ। अरे रीना बेटिया, मैं बस तुझे ही याद कर रही थी। और बता, घर पर सब ठीक तो है ना? दामाद जी और बच्चे कैसे हैं? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया था। आपके नाती रोहन का रिश्ता तय हो गया है। इतना सुनते ही सरला जी की बाँछें खिल उठी। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, तभी रीना ने कहा, माँ, शादी की तारीख भी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही शादी है, इसलिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। बढ़िया से कपड़े खरीदना, आखिर आपके नाती की शादी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। आप सब 2 दिन पहले ही आ जाना, कार्ड मैं कोरियर से भिजवा दूंगी। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बहुत सी तैयारी करनी है। नाती की शादी के समाचार से जहाँ एक और सरला जी बहुत उत्साहित हो गई, तो वहीं दूसरी ओर चिंता के कारण उनके पसीने छूटने लगे कि आखिर सारी तैयारी कैसे होगी। मात्र 10 दिन का समय है और ना जाने कितने इंतजाम करने पड़ेंगे। अरे मीरा कहाँ चली गई? जल्दी से इधर आ। चिंतित स्वर में उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ दी तो उनकी बहू मीरा, जो सासू माँ के ताने और उल्हानों से परेशान होकर कमरे में जा बैठी थी, उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत दौड़ी चली आई। क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? अरे बहू, रीना का फ़ोन आया था, बता रही थी कि रोहन का रिश्ता तय हो गया है, 10 दिन में ही शादी है और हमें 2 दिन पहले आने को बोला है। मुझे तो चिंता हो रही है कि सारे इंतजाम कैसे होंगे। अरे माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है और तैयारी की चिंता आप मत कीजिए, मिलजुल कर करेंगे तो सब इंतजाम हो जाएगा, मीरा ने कहा। और फिर दोनों सास बहू आपसी वैर विरोध भूलकर शादी की तैयारी के लिए विचार विमर्श में मशगूल हो गई। वैसे तो सरला जी के हाथ पांव फूलना भी जायज़ था, क्योंकि उनका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी था और नोएडा में रहने वाले बेटी दामाद का रहन सहन बहुत ऊंचा था। जिस समय उनकी बेटी की शादी उनके दामाद से हुई थी, उस समय तक तो दोनों परिवारों का ओहदा एक समान था। उस समय उनका दामाद केवल एक प्राइवेट नौकरी किया करता था, परंतु शादी के कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करना शुरू कर दिया और ईश्वर की कृपा और उसकी कड़ी मेहनत के बलबूते वो कारोबार चल निकला, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज उनका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उनकी बेटी खूब ऐश कर रही है, जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं। जबकि सरला जी का बेटा आशीष एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसकी तनख्वाह बहुत कम तो नहीं है, परंतु इस महंगाई के ज़माने में उसकी तनख्वाह से घर का खर्च ही आराम से निकल पाता था। जीजा और साले की कमाई में बहुत अधिक अंतर आ गया था और जैसे जैसे समय बीतने लगा, ये अंतर दोनों परिवारों के संबंधों के बीच भी दूरियों का कारण बनने लगा। अब तो आलम ये हो गया कि मायके में जाकर रहना तो दूर, रीना अपनी माँ से मिलने के लिए भी वहाँ नहीं आती थी। हालांकि समय के साथ साथ रिश्तों में दूरियां बन गई थी, परंतु आखिर थे तो खून के ही रिश्ते। दुख सुख में वही खून के रिश्ते तो सबसे पहले याद आते हैं। इसलिए सरला जी और उनकी बहू झट से शादी की तैयारियों में जुट गई। सब कुछ सोचने विचारने के बाद सरला जी उठकर अपने कमरे में गई और अलमारी में से अपनी एक पुरानी सोने की अंगूठी निकाली और फिर अलमारी के लॉकर में से बैंक की एफडी का एक कागज़ निकाला। फिर अपनी बहू से बोली, मीरा, कल बाजार जाकर अंगूठी का दाम निकलवा लेते हैं और इसे बेच देते हैं, और यह 20,000 की एफडी है, आशीष से कहकर इसे भी तुड़वा लेती हूँ। आखिर बेटी के घर जा रहे हैं तो सबके कपड़े तो लेकर जाने ही होंगे, साथ में नई बहू के लिए एक अंगूठी भी बनवा लेते हैं।
जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मीरा ने अपनी सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाई और फिर अपने काम में लग गई। रात को आशीष जब घर आया तो सरला जी ने उसे उसके भांजे रोहन की शादी के समाचार सुनाया और सारी तैयारी के बारे में विचार विमर्श करने लगी। तो आशीष बोला, 2 दिनों में मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, उसके बाद हम सारी तैयारी कर लेंगे। तो सरला जी ने कहा, नहीं बेटा, तू बस ट्रेन की टिकट बुक करवा दे और फिर घर खर्च के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत है। शादी की तैयारी के लिए एफडी तुड़वा देना। फिर मैं बहू के साथ बाजार जाकर सारा सामान ले आऊँगी। पैसे हाथ में आने पर अगले ही दिन सारा काम निपटाकर सास बहू दोनों बाजार जाने के लिए निकल गई। सबसे पहले सुनार की दुकान पर जाकर पुरानी सोने की अंगूठी देकर नई बहू के लिए एक लेटेस्ट डिज़ाइन की अंगूठी बनवाई और फिर कपड़े खरीदने के लिए एक बड़ी सी दुकान पर गई। परंतु कपड़ों की दुकान में जाकर देखा तो कीमतें तो आसमान छू रही थी और कपड़े भी बेटी के स्टैंडर्ड के अनुसार खरीदने थे। अभी तो 3 जोड़ी कपड़े ही सेलेक्ट किए थे कि सरला जी बोली, ये पैसे तो पूरे नहीं हो पाएंगे। बहू, माँ जी आप कपड़े खरीदिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मीरा ने कहा और दुकान से बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर वापस लौटी तो पैसे देखकर सरला जी हैरान रह गई। अरे बहू, इतने पैसों का इंतजाम तूने कैसे किया? सरला जी ने पूछा तो मीरा बोली, अरे माँ जी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप खरीदारी कीजिए। बेटी के पूरे परिवार के लिए लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े खरीद कर अपने और अपने परिवार के पहनने के लिए भी एक एक जोड़ी कपड़े खरीदे। वे दोनों जब घर आए तो मीरा ने सबके लिए खाना बनाया और जब मीरा सरला जी को भोजन देने आई तो उनकी नज़र अपनी बहू के गले पर पड़ी। अरे बहू, तेरी चैन कहाँ है? वो माँ जी, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी चैन बेच दी। चैन बेचने की बात सुनकर सरला जी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन बहू, वो तो तेरी माँ की आखिरी निशानी थी ना, तूने उसे कैसे बेच दिया? अरे माँ जी, अब दीदी के घर सस्ते कपड़े लेकर जाते तो कितनी बदनामी होती हमारी। आखिर परिवार की इज्जत का सवाल था। चैन तो फिर कभी बनवा लूँगी। ऐसा कहकर मीरा रसोई घर में चली गई। विवाह समारोह में जाने की तैयारियां हो गई। सरला जी ने बेटी को फ़ोन करके अपने आने की सूचना भी भेज दी और विवाह से एक दिन पहले सरला जी सपरिवार अपनी बेटी के घर नोएडा जाने के लिए रवाना हो गई। जैसे ही वे सब लोग नोएडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरे तो सरला जी ने देखा कि स्टेशन पर दामाद जी पहले ही अपनी गाड़ी लेकर वहां मौजूद थे। सरला जी ने देखा कि इस उम्र में भी सूट बूट पहने और काला चश्मा लगाए उनके दामाद किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। सरला जी और उनके परिवार को आते देख वे आगे बढ़कर सरला जी के पैर छूने लगे तो सरला जी ने बहुत से आशीर्वाद दे डाले। साधारण से कपड़े पहने उन सभी लोगों को उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठने में भी संकोच महसूस हो रहा था। गाड़ी में बैठे हुए सरला जी सोचने लगी कि जैसे ही बेटी के घर पहुंचूंगी तो बेटी पहले की तरह आकर मुझसे लिपट जाएगी और फिर शिकायत करते हुए कहेगी, मम्मी आप लोग इतनी देर से क्यों आए, और फिर जल्दी से अपने हाथों से चाय बनाकर ले आएगी और बैठकर सारा हाल चाल बांटेगी और कौन कौन से काम करने हैं इसकी पूरी लिस्ट बनाकर मुझे थमा देगी। सोच सोचकर सरला जी मन ही मन उत्साहित हो रही थी। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे तो रीना के दोनों बेटों ने आगे बढ़कर उनके पाँव छुए। रीना भी वहीं आंगन में ही खड़ी थी और घर की साज सजावट करने वाले लोगों को निर्देश दे रही थी। अपने मायके वालों को सामने देखा तो बिना मुस्कुराकर उनसे मिली और नमस्ते राम राम की औपचारिकता के बाद उसने एक नौकर को आवाज़ दी, अरे सोनू, इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और यह सब सामान भी उठाकर ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दो। और इतना कहने के बाद वह फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। घर पहुंचने के बाद सरला जी के दिल में जो उत्साह हिलोरे ले रहा था वो एकदम से ठंडा पड़ गया। कहाँ तो सरला जी ने अपनी बेटी से इतनी गर्मजोशी भरे स्वागत की उम्मीद की थी और कहाँ सामान ऊपर रखवा कर एक नौकर के जरिए उनका नाश्ता भिजवा दिया गया। यह सब देखकर सरला जी का दिल बुझ गया। सब लोग बारी बारी से कमरे के साथ लगे बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गए और फिर सफ़र की थकान मिटाते हुए चाय नाश्ता करने लगे। लेकिन सरला जी की तो जैसे सारी भूख ही खत्म हो गई थी। चाय का कप लेकर वह जो कि त्यों बैठी तभी कमरे में उनकी बेटी रीना आ गई। अरे ये क्या, आप लोगों ने अब तक चाय नाश्ता भी ख़त्म नहीं किया,
फिर सरला जी बोली, बस बिटिया तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अरे माँ, इतने सारे काम हैं, समझ में नहीं आता क्या क्या देखूं। अब आप लोग तो घर के ही हैं, फिर मेहमानों जैसा बर्ताव क्यों करना। बेटी के मुंह से अपने लिए प्यार भरी दो बातें सुनकर अब तक बेगाना महसूस करती सरला जी के दिल में ममता फिर से हिलोरे लेने लगी। बात तो तुमने सही कही बेटी, शादी वाले घर में काम तो बहुत से होते हैं, पर तू चिंता मत कर। तू मुझे काम बताती जा, मैं और तेरी भाभी मिलकर सारे काम संभाल लेंगे। उसी समय सरला जी के दोनों नाते रोहन और सोहन भी वहां आ गए। तभी सरला जी अपने बैग खोल कर बैठ गई और सारा सामान निकालने लगी और फिर अपने साथ लाए उपहारों को एक एक करके बड़े प्यार से सबको देने लगी। रोहन को नानी द्वारा लाए गए कपड़े बहुत पसंद आए, तो वहीं सोहन तो अपने कपड़े देखकर उछल पड़ा और बोला, नानी मेरे लिए कपड़े तो आप बहुत अच्छे खरीद कर लाई हैं, मैं तो इसे रात को ही पहन लूँगा। सरला जी अपने नातियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही इन्होंने रीना को उपहार दिया तो अपने द्वारा लाए गए उपहार की प्रशंसा सुनने के लिए सरला जी बेताब हो उठी। परंतु बेटी ने तो औपचारिकतावश उसे खोलने के बाद उलट पुलट कर देखा और फिर बुझे मन से एक तरफ रख दिया। उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। अब आप सब लोग आराम कीजिए, रात को संगीत का फंक्शन है, मैं नीचे जाकर तैयारी देख लेती हूँ, वहाँ से उठते हुए रीना ने कहा। तो संगीत का नाम सुनते ही सरला जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वहीं लेटे लेटे सरला जी सोचने लगी, रात को संगीत में तो मुझे बहुत से गीत गाने का मौका मिलेगा। सोच सोचकर सरला जी उत्साहित होती जा रही थी। शाम के समय जब सब लोग तैयार हो गए, शादी का आयोजन घर के बड़े से आंगन में किया गया था, जिसकी खूब बढ़िया सजावट की गई थी। रीना की किटी पार्टी की सहेलियां और आस पड़ोस की हाई स्टैंडर्ड औरतें फिल्मी गाने गाते हुए नाच रही थी। वहां बैठे हुए सरला जी सोचने लगी, यह भी कोई गीत है, शादी ब्याह में तो सगुन के गीत गाए जाते हैं। वह बैठे हुए इंतजार करने लगी कि कब उनकी बेटी उन्हें सगुन के गीत गाने को कहेगी, परंतु वो तो अपनी हाई सोसाइटी की सहेलियों के साथ नाच गाने में मशगूल थी। उसे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि सरला जी को भी एक दो गीत गाने के लिए कह देती, जबकि वह जानती थी कि उसकी माँ को शादी ब्याह में गीत गाने का कितना शौक है। थोड़ी ही देर में डीजे पर ऊंची ऊंची आवाज़ में फिल्म के गाने बजने लगे और सरला जी का गीत गाने का शौक मन में रह गया। बेटी ने उन्हें किसी से मिलवाया तक नहीं। ऐसे अपरिचित माहौल में वह केवल एक मूक दर्शक बनकर रह गई थी। थोड़ी ही देर में खाना शुरू हो गया तो सरला जी को एक कुर्सी पर बिठाकर उनकी बहू उनके लिए खाने की थाली लेकर आ गई। आशीष भी वहीं बैठकर बच्चों के साथ खाना खाने लगा। आज वह भी स्वयं को बहुत अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग कमरे में आ गए। सब मेहमानों के जाने के बाद रीना अपने हाथ में कुछ सामान लिए उनके कमरे में आई और अपनी भाभी मीरा से बोली, अरे मैं तो मेहमानों में इतनी व्यस्त हो गई कि आप लोगों के पास आ ही नहीं पाई। आपने ठीक से खाना तो खाया है ना? अरे दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब ने खाना खा लिया है। हम कोई पराये थोड़ी ना हैं जो बार बार आपको कहना पड़ेगा। अपनी बहू का यह जवाब सुनकर सरला जी बहुत प्रभावित हुई। अच्छा मम्मी, आपके नाती की शादी की खुशी में मैं आप सब लोगों के लिए कुछ उपहार लेकर आई हूँ। ऐसा कहते हुए रीना ने सबके हाथों में एक एक थैला पकड़ा दिया। यह देखकर सरला जी हैरान रह गई। तो रीना बोली, अरे माँ जी, सगुन के तौर पर मेरी तरफ से भी तो आपको कुछ देना बनता है ना। यह सब आप लोगों के लिए कपड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि कल आप सब यही पहने। फिर सरला जी मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही, हम लोग कल यही कपड़े पहनेंगे। थोड़ी देर में सब लोग सो गए, लेकिन सरला जी की आंखों में नींद नहीं थी। शायद नई जगह होने के कारण वह उन्हें नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर ताज़ी हवा खाने के लिए वह बाहर निकल गई और खुली छत पर टहलने लगी। टहलते हुए सरला जी के कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ उनके कमरे के साथ बने एक दूसरे कमरे से आ रही थी। वह कमरे के पास गई तो रीना के बेटे रोहन की आवाज़ आई, मम्मी आप शाम को कहाँ गायब हो गई थी? मुझे आपसे कुछ काम था। अरे कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए बाजार चली गई थी। तुम्हारी नानी, मामा, मामी और उनके दोनों बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदने थे, वरना कल शादी के समय यह लोग वही पुराने फैशन के घटिया कपड़े पहनकर तैयार हो जाते। तुम्हारी शादी में कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि गवारों जैसे दिखने वाले लोग मेरे मायके वाले हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती।
अब ये लोग तो मुंह उठाकर घटिया और सस्ते कपड़े पहनकर आ गए हैं, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। लोगों के मायके से शादी ब्याह पर न जाने कितने उपहार आते हैं, और एक मेरे मायके वाले हैं, घटिया से कपड़े उठाकर ले आए हमारे लिए। मेरी इज्जत का भी उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। अरे जितना सामान वह लेकर नहीं आए उससे कहीं ज़्यादा खर्च तो मैं उनके ऊपर कर चुकी हूँ। गुस्से भरे स्वर में रीना बोलते जा रही थी। तभी रोहन बोला, बस कीजिए मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं। मामा मामी और नानी यह सब हमारे अपने हैं, और जिन उपहारों को आप घटिया बता रही हैं वे उपहार लोग इतनी मुश्किल से खरीद कर लाए होंगे, इसका अंदाज़ा भी है आपको। उन उपहार में उनका प्यार छिपा है, लेकिन यह बात आप नहीं समझ पाई। यह बातें सुनते ही सरला जी के कान तो जैसे सुन ही हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अचानक से कोई तीर जाकर उनके कलेजे को चीर गया हो। किसी असहनीय पीड़ा से वह छटपटा गई। बेटी के प्रति अंधी ममता और प्रेम वह तो भूल ही बैठी थी। अब उसका स्टैंडर्ड उनसे कहीं ज़्यादा ऊंचा उठ गया है, इतना ऊंचा कि अब खून के रिश्ते भी उसके आगे छोटे पड़ गए हैं। जिस ममता की छाँव में वह पली बड़ी थी, जिनकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखी थी, आज ऊंचाइयों पर पहुंचते ही उसे वही माँ फुअड़ गंवार और कंगाल दिखने लगी थी। आज एक माँ का ओहदा इतना छोटा हो गया कि उसका परिचय करवाने में भी उसकी इज्जत में दाग लग जाते हैं। बेटी को दिए जिन संस्कारों पर आज तक मैं नाच करती आई थी, उन्हीं संस्कारों की नींव इतनी खोखली हो गई कि उसी नींव पर खड़ी रिश्तों की इमारत टूटकर धराशायी हो गई। सारी रात अपने बिस्तर पर बैठी बैठी सरला जी स्वयं को ही कोसती रही कि आखिर क्यों अपने पूरे परिवार को लेकर वह अपनी बेटी के घर आ बैठी। विवाह के दिन जब सभी लोग हल्दी के समारोह में बैठे तो सरला जी अपनी बेटी के आधुनिक पहनावे को देखकर भुनभुनाने लगी। विवाह की पवित्र रस्मों में इन बेढंगे फैशनेबल कपड़ों की बजाय अगर एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती तो कहीं अधिक अच्छी लगती। ऐसे अंग प्रदर्शन करना तो हमारी सभ्यता नहीं है। सरला जी की मनोदशा को मीरा बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। इससे पहले कि वह अपनी बेटी को यह सब बातें कहती, उनकी बहू मीरा ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ जी आप उन्हें कुछ मत कहिए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे रिश्ते और ख़राब हो जाए, और यदि दीदी ने आपको कुछ कह दिया तो मुझसे सुना नहीं जाएगा। बहू की कही बात सरला जी को उचित लगी और वह चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गई। मन में विचार आया कि सर पर पल्लू ना रखने के कारण मैं बहू को कितनी बातें सुनाती थी, जबकि वह सलीके से कपड़े पहनती थी। बहू के दिन भर काम में जुटे रहने के बावजूद मैं हमेशा अपनी बहू से असंतुष्ट रही और बेटी की तारीफ के पुल बांधती रही। ननंद के परिवार के सामने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी सोने की चैन तक बेच दी। यहाँ बेटी के घर आने के बाद भी मेरी बहू मेरी सुविधा और असुविधा का ख्याल रख रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्हें अपनी बहू में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आ रही थी। फिर सोचने लगी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली, वरना आजकल की बहू तो दूसरे दिन ही रसोई अलग कर लेती है, जबकि मेरी बहू आज तक मेरे ताने उल्हाने सुनते हुए भी मेरी सेवा करती रही। हमेशा मेरी बहू ने मुझे प्यार और सम्मान दिया, फिर भी ना जाने क्यों मैं बेटी पर ही सारा प्यार लुटाती रही। आज अपनी ही सोच पर उन्हें शर्मिंदगी होने लगी। कुछ समय बाद उनकी बहू मीरा कमरे में आई और बोली, चलिए माँ जी कपड़े बदलकर तैयार हो जाते हैं, शादी किसी बड़े होटल में है। ऐसा कहते हुए मीरा ने अपनी सासू माँ के लिए साड़ी निकाल कर रख दी। यह वही साड़ी थी जो रीना उनके लिए लेकर आई थी। एक एक करके सब लोग तैयार हो गए तो विमला जी ने भी चुपचाप करके अपनी बेटी की लाई साड़ी पहन ली। हालांकि उस साड़ी में उनका दम घुट रहा था और अब वह वापस अपनी उसी दुनिया में लौट जाना चाहती थी जहाँ वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। फिर भी स्वयं को संयमित करते हुए उन्होंने शादी के समारोह में भाग लिया और अगले दिन बहू के आने के साथ ही उन्होंने वापस जाने की तैयारी कर ली। नई बहू को आशीर्वाद स्वरूप अपनी लाई अंगूठी उपहार में दी तो दूल्हा दुल्हन ने पैर छूकर अपनी नानी का आशीर्वाद लिया। अपना सामान बांधते हुए बेटी की लाई साड़ी उन्होंने वहीं पर तय लगाकर रख दी और वापस अपने घर जाने को तैयार हो गई। रीना ने भी अपनी भाभी के हाथ में कुछ मिठाई के डिब्बे थमा दिए और मायके वालों को स्टेशन पर छोड़ने के लिए ड्राइवर को आवाज़ दी तो सरला जी बोली, नहीं बेटी, आशीष ऑटो लेने गया है और वैसे भी हम जैसे गंवारों को ऑटो में सफ़र करने की आदत है। तुम्हारी महंगी कार तुम्हें मुबारक, हम चलते हैं। ऑटो में बैठते ही स्वाभिमानी सरला जी की रुलाई फूट पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। आशीष भी अपनी माँ के दुख को समझ पा रहा था
तो वहीं उनकी बहू ने उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया। वह अपनी सासू माँ के आत्मसम्मान पर लगी चोट को अच्छी तरह समझ पा रही थी। दोपहर के समय जब घर वापस पहुंची तो सरला जी को परम सुख की अनुभूति हुई। कुछ समय देर अपनी थकावट दूर करके सरला जी आस पड़ोस के घरों में बांटने के लिए मिठाइयाँ निकाल ही रही थी कि तभी उनके कानों में आशीष की आवाज़ पड़ी। मीरा, आखिर खाना बनाते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? सब्जी में तो नमक ही नहीं है, बिल्कुल फीकी है। इससे पहले कि मीरा कुछ कहती, सरला जी गुस्से से बोली, अरे ये कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? सफ़र से लौटते ही बेचारी काम में लग गई। आखिर वो भी इंसान है। अगर सब्जी में नमक डालना भूल गई तो तू उठकर रसोई से नमक लेकर डाल ले। और हाँ, आइंदा मेरी बहू से ऊंची आवाज़ में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरला जी के यह बदले तेवर देखकर आशीष का मुंह खुला का खुला रह गया। तो वहीं मीरा तो हैरानी से अपनी सासू माँ की ओर देखती ही रह गई। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।